हाँ जी, तो आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में, जहां हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 पीएन जंक्शन डायोड। तो पहले स्टार्ट करते हैं तीनों के डिफरेंसेस से। जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मींस उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर में बात करें तो इसका अपोजिट होती है, बहुत पुअर या लो होती है। सेमीकंडक्टर्स में ये मॉडरेट होती है। रेजिस्टिविटी की बात करें, जब फ्लो ज़्यादा है तो यानी कि रुकावट कम होगा कंडक्टर्स में। इंसुलेटर्स में फ्लो कम है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर्स में ये दोनों ही मॉडरेट होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो यहाँ पे ज़ीरो होता है, यानी कि ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। इंसुलेटर्स में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर्स में ये मीडियम होता है, 1 से 2 के बीच में। टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर्स का पॉजिटिव होता है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलेटर्स में ये नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाता है। और सेमीकंडक्टर्स में भी सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हैं ऑब्वियसली कंडक्शन में ज़्यादा होते हैं, इंसुलेटर्स में कम होते हैं, एंड मॉडरेट होते हैं सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम एंड कॉपर, और भी हो सकते हैं। इंसुलेटर्स में पेपर, माइका, ग्लास, लाइक दिस। सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, मोस्ट यूज यही है। एप्लीकेशन में वायर्स, बस बार्स, ये सारे। इसमें कैपेसिटर्स, इंसुलेशन ऑफ वायर्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। रीसेंट में 2023-24 में पूछा गया था कि सेमीकंडक्टर का रोल क्या है पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर यूज़ क्यों करते हैं हम, क्योंकि कंडक्टर बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी करता है और इंसुलेटर बहुत कम, तो इन दोनों को हम उतना यूज़ नहीं कर सकते। तो सेमीकंडक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसकी कंडक्टिविटी सेट कर सकते हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब जो प्योर है वो उतनी कंडक्टिविटी शो नहीं करता, तो उसमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग करने से 2 वेरिएंट्स बनते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। एन टाइप में प्योर सिलिकॉन के अंदर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। पेंटावेलेंट जैसे कि फॉस्फोरस, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, उसकी डोपिंग करते हैं। यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स, यानी कि ज़्यादातर जो चार्ज कैरी करने वाला होगा एंटिटी वो इलेक्ट्रॉन्स होगा और कम जो होंगे वो होंगे होल्स। पी टाइप में अगर हम बात करें, वहाँ पे प्योर सिलिकॉन के अंदर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डोप कर देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, यानी ज़्यादातर चार्ज कैरी करने वाले होल्स होंगे और जो कम नंबर्स में होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने दोनों पे स्टडी करी, पी टाइप और एन टाइप पे अलग अलग, तो उतना हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन जब हमने दोनों को साथ में जोड़कर एक डायोड बना दिया तो उसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ आया, तो इसी वजह से फॉर्म हुआ पीएन जंक्शन डायोड। और तो यही पूरा एग्ज़ाम में लिखना है अगर ये आता है फॉर्मेशन। ओके, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर समझने से पहले जान लेते हैं डिप्लीशन लेयर क्या है। क्या होता है जब हम दोनों को डोपिंग करते हैं, तो क्या होता है जब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं पी टाइप और एन टाइप, तो यहाँ के जो मेजॉरिटी करियर्स हैं वो यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ के मेजॉरिटी करियर्स यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक दूसरे की तरफ जाते आते कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर होते हैं जो कंबाइन हो जाते हैं इस एरिया में यहाँ पर, और यहाँ पर एक जंक्शन बना लेते हैं। तो जो ये लेयर कहलाती है इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो इसी को हमें लिखना है डिप्लीशन लेयर में, और ऐसे ही डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। इसका सिंबल है ये है एनोड एंड कैथोड, इसको बनाया ऐसे जाता है। बायसिंग करने का मतलब क्या है, अगर नॉर्मली ये ऐसी कंडीशन में, इसका मतलब ये भी बायस्ड नहीं है, मीन्स इसमें हमने कोई अप्लाइड वोल्टेज अलग से नहीं दिया। जैसे ही हम इस डायोड में हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो ये बायसिंग की कंडीशन हो जाती है, ये बायस्ड डायोड बन जाता है। जैसे कि ये एक बायस्ड डायोड है और ये एक अनबायस्ड डायोड है। जब ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रही होती है, इसकी वजह से वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है इस एरिया में, उसको हम बोलते हैं बैरियर या फिर जंक्शन पोटेंशियल। अब आते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग पे। यहाँ पर अगर पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, एन टाइप को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। रिवर्स में पॉजिटिव
पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें एंड एन टाइप को पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। दो ये और ये सेम चार्जेस हैं तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ पे भी रिपेल कर रहे होंगे और यहाँ पे भी रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपेल करने की वजह से जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और इस वजह से जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक करंट फ्लो होने लगेगा जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, जो कि होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये यहाँ जाने लगता है, ये यहाँ जाने लगता है, यानी कि जो लेंथ है डिप्लीशन लेयर की वो बढ़ने लगती है। इस वजह से बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, लेकिन जो रिवर्स करंट है वो फ्लो होने लगता है माइनॉरिटी चार्ज की वजह से। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज की वजह से बढ़ रहा था, यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है। डायोड का हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डायोड जो है वो एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। अब देखते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये 2023-24 में पूछा गया था और भी मीन्स ये लगातार पूछा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है इसकी वर्किंग के साथ। अब क्या होता है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है वोल्टेज, ये फॉरवर्ड का रीज़न है इतना, ये वाला पार्ट फॉरवर्ड रीजन है और ये वाला पार्ट रिवर्स का रीजन है। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है कि जो फॉरवर्ड करंट है वो मिली एम्पियर्स में होता है और जो रिवर्स करंट है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हैं तो फॉरवर्ड को एक ऐसा वोल्टेज आता है, उसके बाद से करंट एकदम से बढ़ जाता है। ओके, तो ये रीज़न आएगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में। और जब हम रिवर्स की कंडीशन आएगी और उसमें जब हम नेगेटिव में वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब रिवर्स करंट बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन पे वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। एक बार इनको डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं। नी वोल्टेज क्या होता है, ऐसा वोल्टेज जिस पे फॉरवर्ड करंट एकदम से बढ़ जाए, यानी कि ये। ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ऐसा वोल्टेज जिस पे रिवर्स करंट एकदम से बढ़ जाए, जैसे कि ये। ओके, मैक्सिमम डीसी फॉरवर्ड करंट क्या होता है कि ऐसा मैक्सिमम करंट जो ये डायोड है वो हैंडल कर पाए बिना अपने डायोड को ख़राब किए हुए या डैमेज किए हुए, ऐसे करंट को मैक्सिमम डीसी फॉरवर्ड करंट कहते हैं। पीक रिवर्स वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो हम अप्लाई कर सकते हैं बिना उसको डैमेज किए हुए। ठीक है, तो ये रिवर्स वोल्टेज होता है। अब आता है आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड में डिफरेंस। जो आइडियल डायोड है वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करता है, यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं। रिवर्स बायस की कंडीशन में ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस। और प्रैक्टिकल डायोड में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर अगर फॉरवर्ड बायस होगी तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा, और रिवर्स बायसिंग कंडीशन होगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो रहेगा। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, यहाँ पे स्ट्रेट ग्राफ बनता है यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा ये कर्व में जाता है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और रिवर्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ओम में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर कुछ किलो ओम में रिवर्स रेजिस्टेंस भी रहता है। इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कितना भी टेम्परेचर कर लो ये आइडियल ही रहेगा। यहाँ पर परफॉर्मेंस वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है जिसमें रेजिस्टेंस है। अब इसमें अगर हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो कुछ ना कुछ ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, अगर यानी कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस होगा तो उसमें उस केस में ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा कंटिन्यूसली। रिवर्स बायस में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा है रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये फ्लो ही नहीं होने देगा करंट को, और यहाँ से गैप आ जाएगा तो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी कि ओपन स्विच की तरह काम करेगा। अब ये क्वेश्चन 22-23 में पूछा गया था कि वीआई कर्व जो हमने ऊपर पढ़ा उस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमने ग्राफ पढ़ा था वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी और ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं।
देखो पहले हमारा ग्राफ ये था, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो फॉरवर्ड है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और जो रिवर्स है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हमें कैसा ग्राफ मिल गया, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे दो चेंजेस देखने को मिले, एक फॉरवर्ड वोल्टेज कम हो गया और जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो बढ़ गया, यानी कि जिसको रिवर्स लीकेज करंट भी कहते हैं। ये वही करंट है जो रिवर्स बायसिंग में प्रोड्यूस होता है, ये वही वाला करंट है। इस क्वेश्चन को 2023-24 में 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो डायोड रेजिस्टेंस क्या है, जो भी इफेक्टिव अपोजिशन, यानी कि जब करंट फ्लो कर रहा है डायोड के अंदर तो उसमें जो रुकावट प्रोड्यूस हो रही है, जो अपोजिशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम रेजिस्टेंस कह देंगे, डायोड रेजिस्टेंस। एक आइडियल डायोड में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है फॉरवर्ड कंडीशन में, लेकिन रिवर्स बायसिंग में वो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है। बट प्रैक्टिकल केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस दोनों कंडीशंस में होता है। तो यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं शॉर्ट में कि रेजिस्टेंस जो है वो 2 टाइप के हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड जब होगा जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी, जब रिवर्स बायसिंग होगी तो रिवर्स रेजिस्टेंस होगा। इनके भी 2 पार्ट्स हैं, सब डिविजन। स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कब होगा, जब डायरेक्ट डीसी करंट अप्लाई कर रहे हैं, डीसी वोल्टेज अप्लाई हो रहा होगा तो स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा। जब एसी वोल्टेज अप्लाई हो रहा होगा तो डायनेमिक फॉरवर्ड होगा। सेम केस रिवर्स में, रिवर्स अगर बायसिंग है तो अगर डीसी अप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स स्टैटिक रेजिस्टेंस बनेगा, अगर एसी अप्लाई कर रहे हैं तो रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस बनेगा। तो इसके बेसिक आइडिया होना चाहिए। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटी कहते हैं। तो वही कैपेबिलिटी डायोड में भी होती है। क्या होता है, जब डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है तो इस रीजन में चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम कह लो, जैसे कि कैपेसिटर में होता है। ये और ये प्लेट्स की तरह काम करते हैं, यानी कि इसकी तरह, एक कैपेसिटर की तरह, जहाँ पे ये पी टाइप है, ये एन टाइप है और ये बीच वाली डिप्लीशन लेयर है, ये कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है जिसमें चार्ज स्टोर किया जा सकता है। तो कैपेसिटेंस 2 टाइप के होते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायसिंग की केस में होगा और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायसिंग की केस में होगा। इसको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट भी होता है। इक्विवेलेंट सर्किट जहाँ पे हम डायोड को हटाकर कुछ और एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। इस रिप्लेसमेंट से कोई भी सर्किट पे इफेक्ट नहीं होता है, सेम वैसे ही काम करता है डायोड की तरह। तो यहाँ पे 3 वेज हैं, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट जिसको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट जिसको सेकंड अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, थर्ड इज आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट जिसको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो पहले वाले पे आते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी डायोड है उसको 3 पार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है, रजिस्टर, बैटरी और एक आइडियल डायोड। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, एक बैटरी लगा दी, एक आइडियल डायोड लगा दी, एक रजिस्टर लगा दी, यानी कि हमने एक डायोड को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये था पीस वाइज। सिंप्लीफाइड में क्या होता है, हम डायोड को किससे रिप्लेस करते हैं, एक बैटरी और एक आइडियल डायोड से। हमने सिंपली बस एक बैटरी लगाई है, एक आइडियल डायोड लगाया है। आइडियल के केस में क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन हैं। आइडियल में तो रिवर्स में अलग चलेगा और फॉरवर्ड में अलग चलेगा। अगर रिवर्स कंडीशन है तो ये ओपन स्विच ही काम करता है, मैंने बताया था पहले। तो ये इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक ओपन स्विच से। और फॉरवर्ड बायस में ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे एक क्लोज्ड स्विच से। ओके, ये इनके रिस्पेक्टिव डायग्राम्स हैं। पीस वाइज में इस टाइप का डायग्राम बनेगा, सिंप्लीफाइड में स्ट्रेट रहेगा और आइडियल में सिंपल ये वाला। जैसा कि हमने पढ़ा था, कैपेसिटेंस 2 टाइप के होते हैं, ट्रांजिशन और डिफ्यूजन। तो ट्रांजिशन को हम स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, बैरियर कैपेसिटेंस, डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों एक ही हैं। अब जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस की कंडीशन में होगा तो उस टाइम डिप्लीशन लेयर इंसुलेटर की तरह काम करेगी। जो पी और एन टाइप है उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा, तो वो प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स या फिर इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेंगे। यानी ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये पूरा एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और जो कैपेसिटेंस इसकी वजह से बनेगा वहाँ पर, उसको हम
ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कहते हैं। जब रिवर्स कंडीशन होगी तो दोनों, ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो मेजॉरिटी करियर्स हैं वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो इससे जो डिप्लीशन लेयर की लेंथ है वो बढ़ेगी, और जब लेंथ बढ़ेगी तो इस वजह से चार्ज में भी कुछ चेंज होगा और वोल्टेज में भी चेंज कुछ होगा। हमने पढ़ा है जो C है पुरानी क्लास में, जो कैपेसिटेंस हुआ करता था वो C=Q/V होता है। तो यहाँ पर हम रेट की बात करेंगे, जिस रेट से चार्ज और वोल्टेज चेंज हो रहा है वो हमें क्या दे रहा है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। डिप्लीशन रेट के इंक्रीज़ की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो पूरा कम हो जाता है, ओके, क्योंकि जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है और ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटेंस कम हो जाता है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जिसको हम स्टोरेज कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस वर्क करेगा। ये जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इस केस में डिप्लीशन लेयर जो है वो पतली होती जाती है, थिन होती जाती है, और डेंसिटी जो है चार्ज करियर्स की वो जंक्शन के पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस केस में दूर जा रहे थे तो डेंसिटी कम हो रही थी, इस केस में डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे हम कम करते हैं यहाँ पर, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ के हैं, जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आने लगते हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने लगते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है तो जो लेयर है वो कम होने लगी, इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। पोटेंशियल बैरियर कम हो गया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने लगे और यहाँ के होल्स यहाँ आने लगे, ओके। तो यानी कि माइनॉरिटी करियर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, कुछ ग्रेजुअली रिकम्बाइन हो जाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाएंगे इस लेयर में, और इससे जो डेंसिटी है वो जंक्शन की बढ़ जाएगी, जंक्शन पे जो डेंसिटी है चार्ज की वो बढ़ जाएगी। अब जो चार्ज है वो जंक्शन के दोनों साइड स्टोर है, तो इस वजह से डिफ्यूजन कैपेसिटेंस मिलता है हमें। तो यहाँ पे ये इसका मैकेनिज़्म था, ओके। वहाँ पर जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो रहा था वो मेजॉरिटी करियर्स की वजह से हो रहा था, यहाँ पर कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है माइनॉरिटी करियर्स की वजह से। नेक्स्ट इज़ ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड एक जनरली कोई भी सिलिकॉन डायोड है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में वर्क करता है। इसका सिंबल इस टाइप से होता है जो इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि इसको बैटरी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिस पे VZ क्या है, ज़ीनर का वोल्टेज है। अब ये क्वेश्चन 22-23 में पूछा गया था कि ज़ीनर डायोड क्या फॉरवर्ड बायस में काम कर सकता है, अगर नहीं तो क्यों। तो इसका जवाब है कि जो ज़ीनर डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में काम कर सकता है, लेकिन जैसे इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे वो एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, या जैसे यह कह लो कि पीएन जंक्शन की तरह काम करेगा। उस जैसे यहाँ पर हम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में, लेकिन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम इसको रेगुलेट नहीं कर सकते। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जैसे अगर हम देखें इसका ग्राफ, ये नॉर्मल का है जब फॉरवर्ड कंडीशन होती है और ये ज़ीनर डायोड का है, तो दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पर ऑपरेशन इस वाले का रीजन में परफॉर्म होता है और ज़ीनर डायोड में इस रीजन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ज़ीनर डायोड की बायसिंग कैसे होती है, यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर वो ज़ीनर डायोड से छोटा हुआ तो ज़ीनर क्या है, ऑफ हो जाएगा, तब हम इसका वोल्टेज नहीं लेंगे, हम इसी का वोल्टेज लेंगे। अगर क्या होता है कि जो हमने अप्लाइड वोल्टेज लगाया, जो अप्लाइड किया है, अगर वो ज़्यादा हुआ तो ज़ीनर ऑन हो जाएगा, तो फिर हम इसका वोल्टेज लेंगे, मीन्स इसका भी वोल्टेज कंसिडर करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है ये वाला कॉन्सेप्ट। लास्ट टॉपिक ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, ये 23-24 में पूछा गया, तो ये लगातार पूछा जा रहा है। ज़ीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, ये कब होता है, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 से 8 वोल्ट के बीच हो तब ये अकर होता है। एवलांच वोल्टेज कब अकर होता है, जब 8 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए ज़ीनर डायोड का वोल्टेज। जब हैवीली डोपिंग करेंगे तो ज़ीनर ब्रेकडाउन होगा, जब डोपिंग लाइटली रहेगी तो एवलांच ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे जो वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो कम होने लगेगा। यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा साथ साथ में।
यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में खींच लिए जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है नैरो डिप्लीशन रीजन के बीच में, उसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में खींच लिए जाते हैं। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पुश किए जाते हैं, यहाँ पर पुश किया जाता है, उनको धक्का दिया जाता है। किस वजह से? जो भी करियर्स हैं, चार्ज करियर्स हैं, वो एक्सेलरेटेड होते हैं, बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं। उन कोलिजन की वजह से, टकराव की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में धक्का देकर चले जाते हैं। तो ये होता है एवलांच ब्रेकडाउन में। ये है इसके ग्राफ। यहाँ पर जो रिवर्स में एकदम से वोल्टेज आया वो एक शार्प एज से दिखाया गया है। यहाँ पर जो वोल्टेज एकदम जो इंक्रीज़ हो रहा है वो ग्रेजुअली हो रहा है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ एकदम से। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ज़ीनर डायोड एंड एवलांच ब्रेकडाउन। तो यहाँ ये यूनिट ख़त्म होती है। इस यूनिट में के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ये दो ज़रूर आते हैं, दोनों को अच्छे से कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।